अफ्रीका ग्लोबल पावर्स के लिए नेक्स्ट बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है, जहां यूएस, चाइना, इंडिया, रसिया और यूरोपियन कंट्रीज अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक दूसरे से कम्पीट करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अफ्रीका जैसा इतना गरीब देश में ग्लोबल पावर्स इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं? आखिर क्या है अफ्रीका के पास ऐसा जिसके लिए ये सारे ग्लोबल प्लेयर्स अफ्रीका में इतना इंटरेस्टेड हैं? कहीं ये न्यू कॉलोनिज्म की शुरुआत तो नहीं? क्या नए कोल्ड वॉर का आगाज हो रहा है? चलिए इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। ग्लोबल पावर्स का अफ्रीका में इंटरेस्ट का सबसे मेन रीज़न है अफ्रीका की मिनरल्स। अफ्रीका के पास कोबाल्ट, प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स, क्रोमियम, मैग्नीज और गोल्ड जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के रिजर्व है। फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में दुनिया का सबसे बड़ा कोबाल्ट का रिजर्व है, जो लिथियम आयन बैटरीज के लिए एक की इंग्रेडिएंट है। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स और क्रोमियम के सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स हैं, जो बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए क्रूशियल है। मैंगनीज, जो स्टील को स्ट्रॉन्ग करने और लिथियम आयन बैटरीज को स्टेबलाइज करने के लिए जरूरी है, साउथ अफ्रीका, गाबोन और घाना में बहुत ज्यादा पाया जाता है। बाकी क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के लिए वाइटल है, जिम्बाब्वे, माली और डीआरसी जैसे कंट्रीज में प्रेजेंट है, जबकि मोजाम्बिक्यू और मडागास्कर में सिग्निफिकेंट ग्रेफाइट रिजर्व्स हैं, जो एनर्जी स्टोरेज के लिए क्रूशियल है। कॉपर, जो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम के लिए एसेंशियल है, डीआरसी और जाम्बिया में प्रचुर मात्रा में है। यहाँ तक कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो मैग्नेट्स, बैटरीज और कैटलिक कन्वर्टर्स के लिए वाइटल हैं, साउथ अफ्रीका के बुरुंडी में पाए जाते हैं। इन मिनरल्स की ग्लोबल डिमांड आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जिसका रीज़न है दुनिया भर में क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्मार्टफोन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज का बढ़ना। इस बढ़ती हुई डिमांड और फ्यूचर इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में इन मिनरल्स के क्रूशियल रोल को रिकॉग्नाइज करते हुए चाइना, यूएस और इंडिया जैसे फॉरेन पावर्स एक्टिवली इन रिसोर्सेज तक रिलायबल एक्सेस सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। अफ्रीका के मिनरल वेल्थ के लिए इस बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से बहुत सारे ऑब्जर्वर्स ने करंट सिचुएशन को न्यू स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका कहा है, जिसमें प्राइमरी फोकस इन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज तक कंट्रोल एक्सेस करना है। अफ्रीका का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस सिर्फ इसके मिनरल वेल्थ तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसकी पिवटल जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। कंटिनेंट की जियोग्राफिकल पोजीशन इसको इंटरनेशनल ट्रेड और लॉजिस्टिक्स के लिए एक क्रूशियल हब बनाती है। की मैरीटाइम ट्रेड रूट्स जैसे बाबेल मंदेब स्ट्रेट, सुएज कैनल और गल्फ ऑफ गुएना अफ्रीका के जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को सिग्निफिकेंटली बढ़ाते हैं, जो एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच गुड्स की मूवमेंट के लिए क्रिटिकल आर्टरीज का काम करता है। रेड सी स्पेशली ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक वाइटल वाटरवे है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है। अफ्रीका की एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन, जो 16,000 माइल से ज़्यादा लंबी है, 2 मेजर ओशियंस और 2 सीज तक एक्सेस प्रोवाइड करती है, जो कंटिनेंट की बढ़ती हुई इकोनॉमी में इंडिस्पेंसिबल रोल प्ले करती है और इंटरनेशनल कॉमर्स को फैसिलिटेट करती है। इसके अलावा अफ्रीका का अटलांटिक और इंडियन ओशियन को ब्रिज करने वाला लैंडमास होना और यूरोप और मिडिल ईस्ट के पास होना ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इक्वेशन में इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू को और अंडरलाइन करता है। मोजाम्बिक चैनल, जिसमें डिसरप्टेड रूट्स को बाईपास करने वाला ट्रैफिक फ्लो बढ़ रहा है, जो ग्लोबल कॉमर्स और स्टेबिलिटी के लिए एक क्रूशियल आर्टरी के तौर पर इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है। कंटिनेंट के डेमोग्राफिक ट्रेंड भी इसके बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। अफ्रीका में दुनिया का सबसे तेज पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जो 2050 तक एस्टिमेटेड
2.5 बिलियन लोगों तक पहुंचने का प्रोजेक्शन है। ये फिगर पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन का 1/4 होगा। इसके अलावा अफ्रीका की पॉपुलेशन रिमार्केबली यंग है, जिसमें मीडियन एज ग्लोबली बाकी रीजन से कंसिडरेबली कम है। ये यूथफुल डेमोग्राफिक फ्यूचर वर्कफोर्स का एक सब्सटैंशियल और एक्सपैंडिंग रिप्रेजेंटेशन है। इस डेमोग्राफिक डिविडेंड में इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव करने, रैपिडली एक्सपेंडिंग मिडिल क्लास को फोस्टर करने और कंटिनेंट भर में एक वाइब्रेंट कंज्यूमर मार्केट क्रिएट करने का इमेंस पोटेंशियल है। 21st सेंचुरी के मिड तक दुनिया के वर्किंग एज इंडिविजुअल्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन अफ्रीका में रिसाइड करेगा, जो ग्लोबल लेबर फोर्स और टैलेंट पूल में इसके क्रूशियल रोल को सॉलिडिफाई करेगा। अफ्रीका भर में अर्बनाइजेशन की तेज रफ्तार इस शिफ्ट में और कंट्रीब्यूट कर रही है, जिससे मेगा सिटीज का इमर्जेंस और न्यू और इवॉल्विंग कंज्यूमर डिमांड्स का क्रिएशन हो रहा है। अपने रिसोर्सेस, लोकेशन और डेमोग्राफिक्स के अलावा अफ्रीका सिग्निफिकेंट अनटैप्ड इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल प्रेजेंट करता है। आजकल अफ्रीका का इकोनॉमिक मॉडल स्लोली इन्वेस्टमेंट बेस्ड ग्रोथ की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट सिर्फ एड या लोन से नहीं, बल्कि बिजनेस और ट्रेड एग्रीमेंट से हो रहा है, जिसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट AfCFTA जैसे इनिशिएटिव्स का एम है अफ्रीका के कंट्रीज के बीच ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बढ़ाना और एक बड़ा सिंगल मार्केट क्रिएट करना, जिसमें अफ्रीका के बिजनेसेस और फॉरेन इन्वेस्टर्स दोनों का फायदा हो। अफ्रीका का पोटेंशियल सिर्फ मिनरल्स तक लिमिटेड नहीं है। अफ्रीका एग्रीकल्चर, क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फील्ड्स में भी इसके पास बहुत ग्रोथ का स्कोप है। अगर अफ्रीका अपने नेचुरल रिसोर्सेज और नए इंडस्ट्रीज को स्मार्टली यूज करे तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। मतलब दुनिया भर के बिजनेसेस अफ्रीका के प्रोडक्ट्स और टैलेंट्स पर डिपेंड करेंगे। इस वजह से दुनिया के इन्वेस्टर्स अफ्रीका को अब एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल जगह के रूप में देख रहे हैं, स्पेशली तब जब बाकी वर्ल्ड अनसर्टेनिटी से फाइट कर रही है। अफ्रीका के पास इतने वैल्यूएबल रिसोर्सेस, इम्पोर्टेंट लोकेशन और यंग पॉपुलेशन है कि दुनिया के पावरफुल कंट्रीज उसके साथ क्विकली पार्टनरशिप करना चाहते हैं। हर कंट्रीज का अपना अलग रीजन है और अपनी अलग स्ट्रेटजी है। अफ्रीका की इस इमेंस पोटेंशियल को चाइना ने 1980s में ही पहचान लिया था और 1980s से ही चाइना ने अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। साल 2000 आते आते तक चाइना ने अपने इन्वेस्टमेंट को अफ्रीका में और एग्रेसिवली पुश करना शुरू किया। चाइना ने अफ्रीका में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया है, रेलवेज में, पोर्ट्स में, पावर प्लांट्स में। उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI अफ्रीका के डेवलपमेंट का मेन टूल है। चाइना मोस्टली उन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करता है जहां मिनरल्स और ऑयल का ट्रेजर है, क्योंकि उन्हीं से चाइना की फैक्ट्रीज चलती हैं। साथ ही चाइना अफ्रीका के लीडर्स के साथ क्लोज रिलेशंस बना रहा है, डिप्लोमेसी और इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है। पर मल्टीपल कंट्रीज और एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सब लोन एक डेट ट्रैप बन सकते हैं, जहां कंट्रीज चाइना के कर्ज में फंस जाएंगे और चाइना उन पर कंट्रोल ले लेगा। चाइना के बढ़ते प्रेजेंस को देखकर अमेरिका ने भी अफ्रीका में अपना कंट्रोल जमाना शुरू किया। अमेरिका का मेन गोल है चाइना और रसिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। यूएस अफ्रीका में काउंटर टेररिज्म और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर फोकस करता है, स्पेशली साहेल और हॉर्न ऑफ अफ्रीका जैसे एरियाज में। इकोनॉमिक साइड पे यूएस ने अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट AGOA बनाया है, जिससे अफ्रीका के गुड्स को यूएस मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है। अमेरिका ने प्रोस्पर अफ्रीका नाम से एक इनिशिएटिव भी चलाया है, जो दोनों तरफ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। आजकल यूएस भी अफ्रीका के मिनरल्स में इंटरेस्ट ले रहा है, चाइना पे डिपेंडेंस कम करने के लिए, स्पेशली यूएस चाइना ट्रेड वॉर के बाद। लेकिन यूएस पॉलिसी में कंफ्यूजन है, क्या प्रायोरिटी हो, डेमोक्रेसी या सिक्योरिटी। यूएस की एड भी कभी ज़्यादा कभी कम होती रहती है, जिससे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अनक्लियर लगती है। इंडिया भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अफ्रीका में अपना प्रेजेंस रखता है। इंडिया और अफ्रीका के बीच हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज हैं,
स्पेशली ईस्ट अफ्रीका में। आज इंडिया ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट असिस्टेंस के जरिए अपना प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इंडिया की स्ट्रेटजी फोकस्ड है कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर। एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में इंडिया अफ्रीका को हेल्प करता है। लोन्स और ट्रेनिंग के थ्रू इंडिया अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर मानकर इक्वली और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड रिलेशनशिप प्रमोट करता है। अब भी इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई चेन्स में डीपली इन्वॉल्व होने की प्लानिंग कर रहा है। यूएस और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर रसिया ने अफ्रीका में रिसेंट ईयर्स में अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया है, स्पेशली आफ्टर यूक्रेन वॉर। रसिया का फोकस है मिलिट्री पार्टनरशिप, आर्म्स एक्सपोर्ट और प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे वैगनर ग्रुप और अफ्रीकन कॉर्प्स। रसिया नेचुरल रिसोर्सेस, माइनिंग और एनर्जी में इंटरेस्ट दिखाता है। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में एंटी वेस्ट फीलिंग का यूज करके रसिया अपने आप को अल्टरनेटिव पार्टनर के रूप में प्रेजेंट करता है, लेकिन रसिया का इकोनॉमिक रोल अभी भी लिमिटेड है। चाइना और यूएस के कंपैरिजन में काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट है। यूरोप ने भी ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो डिजिटल अफ्रीका, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग देता है। यूरोप अफ्रीका के लिए मेजर डेवलपमेंट एड प्रोवाइडर भी है। उनका फोकस है ग्रीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स और गुड गवर्नेंस। यूरोप स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल्स जैसे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अफ्रीका के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। लेकिन जब यूरोप डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की डिमांड करता है तो कुछ अफ्रीकन लीडर्स को यह इंटरफेरेंस लगता है। इसी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होती है। इसके अलावा कुछ रीजनल प्लेयर्स भी हैं जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अफ्रीका में इंटरेस्टेड हैं, जैसे टर्की, गल्फ, जापान, साउथ कोरिया। ये कंट्रीज स्पेसिफिक रीजन्स या सेक्टर में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज एनर्जी में, टर्की लॉजिस्टिक्स में। इनका गोल है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना और उन रिसोर्सेज तक पहुंच जाना जो उनके नेशनल इंटरेस्ट से मैच करता हो। इन शॉर्ट, दुनिया के पावरफुल कंट्रीज अफ्रीका में इसलिए कम्पीट कर रहे हैं क्योंकि वे अपने इकोनॉमी के लिए मिनरल सिक्योर करना चाहते हैं, ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, पॉलिटिकल या मिलिट्री इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं।